वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एडुटेरिया के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए वॉल्यूम 1 निकाला गया है जो प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट कितना दिया गया है तो 15 गो मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिसका ये सेट नंबर पहला है। बहुत अच्छा ही सेट बनाया गया है। आप बनाए वीडियो को पूरा देखें और डेली हमारे चैनल पर 6:30 बजे के आसपास ये वीडियो आपको अपलोड मिलेगा। सेट नंबर 1 है, 100 क्वेश्चन दिया गया है और बनाइए। अगर 60 के आसपास क्वेश्चन आप सही कर दे रहे हैं यानी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत अच्छा सेट बनाया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है और कमेंट में अपना आंसर बताइएगा ज़रूर कि कितना आया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि शौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। किसके बारे में बात कर रहा है? शौनक और पेपलाद का बात कर रहा है और पूछ रहा है कि ये किस वेद की से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा ये अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। बात करेगा अथर्ववेद का तो अथर्ववेद की जो रचना है वो ऋषि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ऋषि के द्वारा। अथर्ववेद में जो दवा होता है औषधियों का उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है, ठीक है। और जो अथर्ववेद है इसी में मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का विवरण किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? किसके बारे में है? संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कलहन की पुस्तक जो है राजतरंगिणी उसी में मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चाणक्य दिया है तो चाणक्य की पुस्तक जो है वो कौन सा है? अर्थशास्त्र उनकी पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाणिनि का बात करेगा तब पाणिनि अष्टाध्यायी पुस्तक लिखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर जो दिया गया है कि मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मनका बनाने वाला जो कारखाना है वो सिंधु घाटी सभ्यता से किस स्थल से मिला है ये पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा? लोथल और चंद्रद्रो दोनों जगह से मिला है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि बौद्ध की परंपराओं के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है? जो बौद्ध मठ हैं इनकी परंपराओं के अनुसार जो स्तूप हैं इनको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है ये पूछ रहा है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जो बौद्ध परंपरा है इसके अनुसार जो स्तूप है वो 5 श्रेणी में है। कौन है? अवशेष स्तूप बोलते हैं उसको, वस्तु स्तूप बोलते हैं, स्मारक और प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? किसके बारे में पूछ रहा है? तो बहमनी साम्राज्य की। और बहमनी साम्राज्य का स्थापना जो हुआ था, आसान क्वेश्चन है, कब हुआ था? 1347 में किया गया था। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउ बहमन शाह ने किया था। कौन किया था? अलाउ बहमन शाह ने किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या है? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछ रहा है। तो महाराणा प्रताप है उनके हाथी का नाम जो है वो राम प्रसाद है। क्या है? राम प्रसाद है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। चेतक उनके घोड़े का नाम था। क्या था? उनके घोड़े का नाम जो था वो चेतक था। तो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राम प्रसाद उनके हाथी का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भैरववाल की संधि किस वर्ष हुआ था? भैरववाल का संधि का बात कर रहा है, किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा वर्ष ही पूछता है, अगर डेट के साथ पूछ देगा तो टफ हो जाता है। वैसे 1846 में भैरववाल का संधि हुआ था। किसके किसके बीच? तो अंग्रेज और सिखों के मध्य हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल था? जो दिल्ली दरबार की घोषणा हुआ था कब हुआ था? 1911 में। उसमें बोल रहा है कि क्या शामिल था इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए बंगाल विभाजन को रद्द करना ये शामिल था, बंगाली भाषाई क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनाना ये भी शामिल था, बिहार राज्य की स्थापना और उड़ीसा भी उसमें शामिल था। ये भी बात सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग की अध्यक्षता में दिल्ली में जो भव्य दरबार आयोजन किया गया था वो लॉर्ड हार्डिंग की अध्यक्षता में किया गया था। कब? 1911 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेवा समिति की स्थापना किसने किया था? सेवा समिति का बात कर रहा है और सेवा समिति की स्थापना जो किया था वो हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। तो राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ पे? इलाहाबाद में किया था।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। लास्ट में आप जरूर पढ़िएगा पूछ क्या रहा है, ठीक है। यहाँ से बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए प्रमुख युद्ध दिया है उसका वर्ष, इसमें से पूछ रहा है कौन सही नहीं है। चौसा का युद्ध 1539 सही दिया गया है। कोलाचील का युद्ध जो है 1741, ये भी बात सही दिया गया है। खुर्दा का युद्ध 1795, यही भी सही दिया गया है। रोहेला का युद्ध जो दिया गया है 1772, यही गलत दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। कस्तूरबा गांधी को जो रखा गया था वो आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और जो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, ठीक है। और जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था इसी को लेकर जितने भी तमाम महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से महात्मा गांधी को भी कहाँ रखा गया था, आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगर बात करेगा तो बिहार से जो थे राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ पे, बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। कौन सा विद्रोह का बात कर रहा है, कंद विद्रोह दिया गया है। तो याद रखिएगा ये उड़ीसा से हो जाएगा। कहाँ, उड़ीसा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कब हुआ था, तो 1837 में। कहीं पे कोंद भी लिखता है, कंद भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो शांति निकेतन जो है ये बंगाल में है और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था, ये पूछ रहा है। याद रखिएगा इसको 2023 में ही शामिल किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। किसके बारे में, शिल्प परिषद का बात कर रहा है और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। कहाँ पे है, चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है कि रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो रिंग गार्ड और बैकबोर्ड का बात कर रहा है, ये जो शब्द है किस खेल में यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा ये बास्केटबॉल में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास से कार्यक्रम का नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया था। तो किसके द्वारा रखा गया था ये पूछ रहा है, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के द्वारा ही रखा गया था। कब, तो 1983 में। कब, 1983 में समेकित जो है निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम का नींव 1983 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रखा गया था। और जो इसका जो कार्यक्रम का संचालन था वो किसके द्वारा, तो DRDO के द्वारा किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि एंडोक्राइनोलॉजी शाखा का जनक निम्न में से कौन सा है। तो एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जो जनक हैं वो कौन से है बाबू, तो वो थॉमस एडिसन है। कौन है, थॉमस एडिसन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थशास्त्र में विद्युत, गैस और जल पूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय अर्थशास्त्र में जो पूछ रहा है कि विद्युत, गैस और जल पूर्ति का बोल रहा है, तो किस क्षेत्र में आते हैं। तो ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था। किसके द्वारा, VKR राव के द्वारा पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये कब किया गया था, तो 1931 में। कब, 1931 में। लेकिन बोलेगा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी जो है वो 1967-68 में इसकी राष्ट्रीय आय की गणना किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है। मतलब जो विदेशी प्रत्यक्ष है FDI, उसकी सीमा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें 100% नहीं दिया गया है। तो वो पेंशन है, ठीक है, पेंशन। राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है। कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है उसके बारे में बोल रहा है। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि पैदा करना ये शामिल है। ढांचागत सुविधा का विकास करना ये भी शामिल है। विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना ये भी सही है। 500 करोड़ से अधिक आय वाले कंपनी को शामिल करना ये बात शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो है किसके बारे में बात कर रहा है, सेज के बारे में बात कर रहा है।
ठीक है। सेज, इसकी जो स्थापना हुआ था वो 2000 ईस्वी में किया गया था। सेज, यही विश्व आर्थिक क्षेत्र जो है इसको सेज बोला भी जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि किस समिति के निर्धारण पर पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार रूप में स्वीकार किया गया था। किस समिति के निर्धारणता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा ये सुरेश तेंदुलकर समिति। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? देखिए करंट अफेयर्स भी दिया गया है, बहुत अच्छा सेट बनाया गया है। पूरा बनाइए आप लोग और देखिए कितना बना पाते हैं, ठीक है। तो कौन हुए थे बाबू? तो प्रोबो सुबियांटो हुआ था। कौन? प्रोबो सुबियांटो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो ए हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत ने कुल कितने पद जीते थे? तो जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था उसमें पूछ रहा है कि कितने पद हम लोगों ने जीता था। तो 6 पद ने, कितना? 6 पद हम लोग जीते थे। कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस में हुआ था, ठीक है। पेरिस में किया गया था और हम लोग 6 पदक जीते थे, जिसमें से हम लोग 1 रजत यानी 1 सिल्वर और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हम लोग जीते थे। सिल्वर किसने जीता था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत? राजस्व घाटा बात कर रहा है, कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? ये केंद्रीय बजट 2024-25 का पूछ रहा है। याद रखिएगा कितना? तो 1.8%। कितना? 1.8। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? मनरेगा के लिए कितना पैसा किया गया है ये पूछ रहा है, और ये 86,000 करोड़ किया गया है। कितना? 86,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? मोहन चरण मांझी का पूछ रहा है, और ये कहाँ के बने हैं? उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन है कि 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? एससीओ शिखर सम्मेलन 24वां का बात कर रहा है, और ये कहाँ किया गया? तो कजाकिस्तान में। कहाँ पे किया गया? कजाकिस्तान में। और जो बेलारूस है एससीओ का नया सदस्य देश बना है। वर्तमान में एससीओ में 10 देश हैं। कितने हैं? 10। और 10वां देश जो है वो आपको बेलारूस बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से रुद्रम क्या है? रुद्रम वो जो वन है ये क्या है ये पूछ रहा है, और ये आपको एक मिसाइल है। क्या है? एक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान पूछ रहा है। तो प्रेस सूचकांक में हम लोग बहुत पीछे हैं, और हम लोग का स्थान है 159 यानी 159वां रैंक हम लोग का है। और कितने? 180 देश में 159 नंबर पर हमारी मीडिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया ये पूछ रहा है। तो क्या कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। किनको किनको? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, एम.एस. स्वामीनाथन को, और पी.वी. नरसिम्हा राव को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो जो 2025 में पद्म पुरस्कार जो दिए जाने की घोषणा कितने लोगों को किया गया है? तो याद रखिएगा 139 लोगों को। किसने? कितना? 139, जिसमें से 7 जो है वो पद्म विभूषण 7 लोगों को, और 19 लोगों को पद्म भूषण दिया जाएगा, और 113 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो संविधान हत्या दिवस किस तिथि को ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये 25 जून को। कितना? 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की जाने की घोषणा किया गया है। क्यों किया गया है? याद रखिएगा जो 25 जून 1975 से लेकर 77 तक इंदिरा गांधी जी की सरकार जो थी वो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, इसी कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो 34 नंबर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होपेक्स जो सैन्य अभ्यास है किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? होपेक्स का बात कर रहा है, और होपेक्स जो है वो भारत और मिस्र के साथ। किसके साथ? भारत और मिस्र के साथ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि 34वां ब्याज सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। ब्याज सम्मान जो है 34वां क्रम का है, किसको दिया गया है ये पूछ रहा है, और ये दिया गया है सूर्यबाला का। किसको? सूर्यबाला को दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन जो है 36 नंबर की बी पार्ट ऑफ द प्लेन थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया। बी पार्ट ऑफ द प्लान, तो याद रखिएगा बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम जो है ये किसके लिए है हाल ही में, तो याद रखिएगा ये विश्व जैव विविधता दिवस के लिए। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य में दिया गया है, तो ये गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं वन्य जीव स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किया गया। यानी जो 2021 का गणना था वनों का, उसके अनुसार 2023 में जो वन का गणना हुआ है इसमें कितना वृद्धि हुआ है 21 के मुकाबले, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वन और वृक्ष दोनों का बात करेगा तो ये किया गया है 1445 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य में है। तो नंजरायन का बात कर रहा है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और पूरा रामसर जो स्थल है इसमें सूची में सब भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो 85 को। कितने हैं? 85 है, ठीक है। बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 3 रामसर स्थल है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। तो चंद्रयान 4 जो है वो कब तक प्रक्षेपित किया जाएगा, तो ये 2028 में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो याद रखिएगा इसमें आपको दिया गया ओपनहाइमर को। किसको? ओपनहाइमर को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है ये आपको झारखंड के द्वारा, किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं। स्वर नहीं है, सॉरी, सार्थक खंड का बात कर रहा है। तो सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं। तो सार्थक खंड का बात कर रहा है और इस यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद बात कर रहा है। इत्यादि, इति प्लस आदि, इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर कहाँ पे होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप और पुण्य में कौन सा समास है, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 कि हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ मुहावरा पूछ रहा है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा इसका सही अर्थ क्या होगा? काम के लिए समय चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य पहचानिए कौन सा है इसमें। तो याद रखिएगा इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भरना है खाली जगह को। कह रहा है कि आर यू रियली डिस्ट्रियस विजिटिंग डैश जापान। तो यहाँ ऑफ होगा। क्या होगा? ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज ऑफ द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन आपको बताना है। ये आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं। तो भूगोल सीखना कठिन है यानी ज्योग्राफी इज अ डिफिकल्ट टू लर्न, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड जो दिया गया है अपोजिट बताना है। ग्रोजियस, ग्रोजियस मतलब क्या होता है? शानदार होता है। ग्रोजियस मतलब शानदार, भव्य होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो हो जाएगा प्लेन जो हो जाएगा वो साधारण होता है इसका। तो अपोजिट हो जाएगा ये साधारण, ठीक है। शानदार, साधारण। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, किस अधिनियम को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 को। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है। जो संविधान सभा बना था उसमें बहुत सारी समितियां था, उसमें से जो अल्पसंख्यक उप समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है, और ये थे एस.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है प्रेमबल, उसमें जो न्याय का तत्व है वो लिया गया है, किस क्रांति से लिया गया है ये पूछ रहा है। याद रखिएगा रूसी क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया गया है? किस आर्टिकल में ये बात कहा गया है? तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है। 20 के 3। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 55 हो कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का अलग करने का उल्लेख जो है वो कहाँ दिया गया है ये पूछ रहा है, और ये आपको डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। और किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा अनुच्छेद का बात करेगा तो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये लास्ट का जरूर आप लोग पढ़िएगा, सही नहीं है बात कर रहा है। अब तो पूरा पढ़ना पड़ेगा तब यह बता पाएंगे कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है ये कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। बात सही है ये। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, ये भी बात सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार की प्रावधान है, ये भी बात सही है। बोला कि मंत्रिमंडल के सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये बात गलत है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है वो उच्च सदन और निम्न सदन दोनों से लिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संसद के सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन, यहाँ पे देखो सत्य कथन का पूछ रहा है। सत्य कथन देखो सरकार से स्वतंत्र है, बात सही है। तो जब एक सही मिल गया तो हम लोग को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, मिलान हम लोग करते हैं। कहता है लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति है वो वित्तीय समिति है। क्या है? वित्तीय समिति है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विभागीय समिति, जो विभागीय समिति है वो स्टैंडिंग समिति होती है। कौन सी समिति होती है? स्टैंडिंग समिति। याचिका जो समिति होती है ये कार्यकारी समिति होती है। और एक बच गया जो ये स्टॉक मार्केट वाला, ये आपको तदर्थ समिति में आ जाता है। तो ऑप्शन मिलाइए, ए का 1 यानी पी का 1 क्यू का 4, पी का 1 क्यू का 4 एक ही जगह ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? यानी 71वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, कौन कौन से भाषा जोड़े गए थे वो अगर याद है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नहीं जोड़ा गया था का बात कर रहा है, तो नहीं जोड़ा गया था इसमें से कश्मीरी। ठीक है, और ये जोड़ा गया था। ठीक है, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? जो केंद्र और राज्य है इनके बीच जो राजस्व बंटवारा है उनके मापदंडों की अनुशंसा कौन करता है ये पूछ रहा है, और ये करता है आपको वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग। इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? 280। अगला क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को जो हम कहते हैं उसको इयोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इयोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? चट्टानों से नहीं बना है, इसके बारे में पूछ रहा है। याद रखिएगा ये जो शनि ग्रह है ये चट्टानों से नहीं बना हुआ है।
तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर की एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा एशिया में जनसंख्या घनत्व के मामले में सिंगापुर सबसे आगे है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र, बादल का दिशा और गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको कहते हैं हम लोग नेफोस्कोप कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन का बात कर रहा है, कौन सा गलत दिया गया है इसमें? तो याद रखिएगा इसमें से देख लेते हैं। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसका कोई मरुस्थल नहीं है, ये बात तो सही है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है, ये भी बात सही है। सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी बात सही है। तो सारा सही दिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कोई गलत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? दर्रा पूछ रहा है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है का बात कर रहा है। तो यहाँ पे अघिल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, अघिल दर्रा जो है ये आपको लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक का बात कर रहा है, और सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपको चिनाब नदी है। कौन सी है? चिनाब नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, बात सही है। NH44 जवाहर सुरंग में स्थित है, ये भी बात सही दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश की सड़क की कुल लंबाई का लगभग 2% है, ये भी बात सही दिया गया, यानी तीनों कथन सही दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था की बात कर रहा है कि ये स्थापना कब किया गया था? ठीक है, तो इसकी स्थापना जो किया गया था ये आपको किया गया था 1958 में। कब किया गया था? 1958 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्यों का सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो वन्य जीव अभ्यारण्यों का सर्वाधिक संख्या पूछ रहा है, ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है आपको मैगजीन पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज बात कर रहा है, तरंग की प्रकृति का खोज बात कर रहा है, तो ये आपको डी ब्रॉगली ने किया था। किसने किया था? डी ब्रॉगली ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि निलंबन और प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निलंबन और प्रक्षेपित कणों का आकार पूछ रहा है, ये आपको जो होता है कितना होता है? तो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट का पूछ रहा है, ये BPSC में भी पूछा गया था, 70वीं BPSC में। ठीक है, तो लिमोनाइट जो है ये लोहा का है। किसका है? लोहा का। अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से किसमें रोमन बेट्रोल भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसे रोमन बिट्रोल कहा जाता है? तो रोमन बिट्रोल किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको हरा कशिश को। किसको? हरा कशिश को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? नोबल का तेल किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। किसको? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 के निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन तत्व है? तो सबसे प्रबल उपचायक तत्व का पूछ रहा है, और ये हो जाएगा आपको फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा? फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको हर्टविग को। किसको? हर्टविग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का बात कर रहा है
और ये आपको दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, ये बात सही दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सत्य कथन का पूछ रहा है और सत्य कथन ए ही है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका के जो अणु है उसके यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, जिसको गोल्जी काय कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जीन के आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन के कार्य की इकाई को सिट्रॉन कहते हैं। कहाँ पे? सिट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के अनुपात पूछ रहा है। तो जो जीव द्रव्य है उनमें कार्बनिक और अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका रेशियो पूछ रहा है, क्या होता है? तो उनका जो रेशियो होता है बाबू वो होता है 19:81। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो जो नींबू होता है इसमें लिटिल लीफ यानी जो पत्ता होता है वो आपको उस पर धब्बे धब्बे हो जाते हैं, किस तत्व की कमी के कारण होता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा तांबा की कमी के कारण नींबू में लिटिल लीफ होता है। और धान में खैरा रोग जो होता है ना वो भी जस्ता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? खारे जल में पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये संघ जो पोड़ीफेरा है, संघ पोड़ीफेरा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 86 नंबर की मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है? मेढक का बात कर रहा है और मेढक जो है वो किस वर्ग का प्राणी है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा एम्फीबिया वर्ग में आता है लोग। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृत्त आकार के फल तथा फूल का उत्पादन किया जा सकता है? आपको जिब्रेलिन का, किसका? जिब्रेलिन का आपको छिड़काव करने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैगनी के प्रकाश में सबसे कम, ये भी बात सही है। आगे देखिए 2 सही दे दिया गया है, तो 2 सही है तो ऑप्शन 4 पे जाना है क्योंकि ये सारे कथन तीनों सही दिया गया है। तीसरा पढ़ लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन, ऑक्सीजन बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी ग्लूकोज का निर्माण करना होता है। बात सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? सत्य कथन 89 नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है कि दाब एक अदिश राशि है। बात सही है। कार्य की बीमा सूत्र सही दिया गया है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता है। गलत कथन है। समतल कोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन है, ये भी गलत दिया गया है। 1 और 2 सही है तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, न कि स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूस्थायी उपग्रह जो होता है कि संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन का बात पूछ रहा है। इसमें से जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके कक्षीय वेग जो दिया गया है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, और सत्य का बात करेगा तो ए, बी और डी सही है, गलत जो है वो सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का बात कर रहा है फिर। तो सत्य कथन देखते हैं कि एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है और इसकी खोज एलेसांड्रो वोल्टा ने किया था। गलत कथन है। जब समानांतर चालकों को एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो दोनों के बीच आकर्षक बल लगता है। बात सही है। जब समानांतर चालकों एक दूसरे में विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। देखो 2 और 3 सही दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो सरल जो सूक्ष्मदर्शी है इसका आवर्धन क्षमता पूछ रहा है और आवर्धन क्षमता जो होता है वो होता है m = 1 + d/f। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हम लोग को। चलिए हम लोग मिला लेते हैं। दिया है कि इंटरफेरोमीटर, तो इंटरफेरोमीटर जो है ये आपको समतल ध्रुवीय प्रकाश का घूर्णन है। ठीक है, तो ए का एस हो जाएगा। आगे है
पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियोमीटर कौन सा है, विद्युत विभवांतर हो जाएगा। और उसके बाद कैलोरीमीटर जो है, और कैलोरीमीटर किसका है बाबू, तो कैलोरी जो हो जाएगा विशेष उष्मा क्षमता, 1 बज गया रूलर लंबाई, आप लोग मिला लीजिएगा कौन सा होगा, ठीक है। वैसे इसका डी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो परावर्तन हो जाएगा। क्या होगा, परावर्तन। आगे का क्वेश्चन मैथ से संबंधित है तो छोड़ देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।